नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो सिलेबस चैनल में, जहां हम आपको इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तियों और चिंतकों के बारे में और उनके योगदान के बारे में जानकारी देंगे। आज हम बात करेंगे उस महान वैज्ञानिक की जिसने हमारे सोचने का तरीका ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चार्ल्स डार्विन की और उनकी मशहूर उद्विकासवाद के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की। चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड के एक संपन्न परिवार में हुआ था। बचपन से ही डार्विन की प्रकृति के प्रति गहरी रुचि थी। उन्होंने जीव जंतुओं और पौधों के बारे में जानने की चाहत से अपना जीवन विज्ञान को समर्पित किया। प्राकृतिक प्रवरण के द्वारा जीवों के उद्विकास के सिद्धांत के प्रणेता चार्ल्स डार्विन का जन्म एक प्रसिद्ध और समृद्ध घराने में हुआ था। वे प्रसिद्ध एवं धनी जोसिया बीडवुड और इरास्मस डार्विन के पोते थे। अतः उनका बचपन ग्रामीण इंग्लैंड के सामंती जीवन शैली में बीता। एक छोटे बालक के रूप में ही डार्विन ने प्रकृति में रुचि प्रकट की। उन्हें अक्सर मछली पकड़ने, शंख-सीप चुनने, चिड़ियों के अंडे और चट्टानों के नमूने इकट्ठे करने में बड़ा मजा आता था। फिर भी उनके घर वाले उनके उज्जवल भविष्य के बारे में आशान्वित नहीं थे और वे उनकी बालकपन के क्रियाकलापों को कोई महत्व नहीं देते थे। पढ़ाई के मामले में भी बालक डार्विन स्कूल में एक अत्यंत साधारण विद्यार्थी थे। जब वे 8 वर्ष के थे तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उनके कठोर पिता ने यह सोचकर कि बालक चार्ल्स गलत रास्ते पर न चला जाए, उन्होंने उसे चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करने के लिए एडिनबर्ग विश्वविद्यालय भेज दिया। यहीं वे सर्वप्रथम लेमार्क तथा अन्य व्यक्तियों के उद्विकासीय सिद्धांतों से परिचित हुए। यह वह समय था जब इंग्लैंड तथा अन्य जगहों पर उद्विकासीय विचारों एवं धारणाओं को बड़े संशंकित और हेय दृष्टि से देखा जाता था। इस काल में सन 1820 के आसपास ब्रिटेन में राजनीतिक उथल-पुथल, सुधार आंदोलन भी अपने चरम अवस्था में था। चूंकि कई आंदोलनकारी नास्तिकतावादी और समाजवादी थे जो लेमार्क के उद्विकासवादी सिद्धांत का भी समर्थन करते थे, अतः कई लोगों ने उद्विकासवाद को नास्तिकतावाद और राजनीतिक उथल-पुथल के साथ जोड़ दिया। उद्विकासवादी विचारों के बारे में सामान्य लोगों में यह भय छा गया कि यदि इन विचारों को स्वीकार कर लिया गया तो चर्च की सत्ता समाप्त हो जाएगी, समाज का नैतिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा और सभ्य व्यक्ति पुनः जंगली बन जाएंगे। दुर्भाग्यवश उस समय रूपांतरण के कुछ एक प्रारंभिक प्रस्थापक इतने प्रचंड ईसाई विरोधी थे कि उन्होंने अपनी वक्तव्य से सामान्य लोगों में इस सिद्धांत के प्रति भय को गहराई तक उनके मस्तिष्क में बैठा दिया। इस एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में चार्ल्स ने चिकित्सा की पढ़ाई में कोई रुचि प्रदर्शित नहीं की और इसके स्थान पर वे प्राकृतिक इतिहास के व्याख्यानों में भाग लेने लगे तथा संग्रहालय के संकलनों का अध्ययन करने लगे। बाद में चार्ल्स के पिता ने उन्हें धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिए कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज में भर्ती करा दिया। कैम्ब्रिज निवास की अवधि में उन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों का गंभीरता से अध्ययन शुरू किया और वे वनस्पति शास्त्र की कक्षाओं की भ्रमण यात्राओं में भाग लेने लगे। इसी के साथ उन्होंने भूगर्भ शास्त्र की खोज यात्राओं में गंभीरता से भाग लिया। 22 वर्ष की आयु में चार्ल्स ने स्नातक की डिग्री ले ली। इसी समय बहुप्रसिद्ध HMS बीगल 1831 के नेतृत्व में विश्व खोज यात्रा की एक योजना बनी, जिसके लिए चार्ल्स का नाम भी प्रस्तावित हुआ। यह खोज अभियान 5 वर्षों तक चला, जिसने न केवल चार्ल्स डार्विन के जीवन को हर समय के लिए बदल दिया, अपितु जैविकीय विज्ञान के इतिहास में ही एक क्रांति उत्पन्न कर दी।
बीगल का विश्वास था कि स्पीसीज स्थिर होती है, किंतु यात्रा के दौरान डार्विन के मस्तिष्क में इस धारणा के प्रति शंकाएं उत्पन्न हो गई। सन 1858 डार्विन की पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि स्पीसीज अपरिवर्तनशील नहीं है, किंतु जो सम्मान जेनेरा से संबंधित है वे किन्हीं अन्य, सामान्यतः किन्हीं लुप्त स्पीसीज की वंशज है। डार्विन के विचारों ने उन लोगों को क्रोधित कर दिया जो जगत की रचना संबंधी बाइबिल के विचारों में विश्वास करते थे। ऐसे लोग इस पवित्र ग्रंथ में लिखे हुए शब्दों के विरोध में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते थे। अतः कई वर्षों तक एक कड़वा विवाद उत्पन्न हो गया। जब उनकी दूसरी पुस्तक द डिसेंट ऑफ मैन 1871 में प्रकाशित हुई, तब लोग विचारधाराओं में बंट गए। कुछ ने डार्विन के विचारों का पुरजोर समर्थन किया, जिनमें थॉमस हक्सले प्रमुख थे, किंतु अधिकांश व्यक्ति उन्हीं तक बाइबिल के विचारों का ही समर्थन करते रहे। डार्विन ने यद्यपि इस पुस्तक में कहीं भी सीधे सीधे यह नहीं लिखा कि मानव का उद्भव गैर मानवीय स्वरूपों से हुआ है, किंतु उनके सिद्धांत की व्याख्या स्पष्ट थी और उसमें अप्रत्यक्ष तौर पर इस तथ्य की पुष्टि की गई थी। डार्विन ने प्राकृतिक प्रवरण के द्वारा जीवों के उद्विकास के अपने सिद्धांत में मूल बात यह कही है कि वे जीव जो अपने पर्यावरण में समायोजन में सफल होते हैं वे बच जाते हैं, किंतु जो अपने पर्यावरण के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते या अनुकूलन में अक्षम और असफल रहते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया के आधार पर एक लंबी अवधि में प्राणियों की जातियों का विकास हुआ। डार्विन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनकी उद्विकासवादी सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसके लिए उन्होंने एक लंबी यात्रा की जो उन्हें गैलापागोस द्वीपों तक ले गई। इस यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन किया और देखा कि कैसे अलग अलग प्रजातियां समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। उनकी किताब ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज ने दुनिया को यह बताया कि सभी जीवों का विकास एक ही स्रोत से हुआ है और यह प्रक्रिया प्राकृतिक चयन के जरिए होती है। मतलब जो जीव अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम होते हैं वही जीवित रहते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं। डार्विन की इस थ्योरी ने विज्ञान और धर्म के बीच गहरा विवाद खड़ा कर दिया। जहां धार्मिक मान्यताएं यह कहती थी कि सभी जीवों की उत्पत्ति ईश्वर ने की है, वहीं डार्विन ने यह दावा किया कि यह प्रकृति के नियमों के आधार पर होता है। धीरे धीरे डार्विन की थ्योरी को वैज्ञानिक समुदाय ने मान्यता दी और आज यह जैविक विज्ञान का महत्वपूर्ण आधार है। डार्विन के विचार न केवल विज्ञान में बल्कि समाज, दर्शन और यहाँ तक कि राजनीति में भी क्रांति लेकर आए। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जीवन स्थिर नहीं है बल्कि निरंतर परिवर्तनशील है। चार्ल्स डार्विन का जीवन और उनका काम हमें सिखाता है कि प्रश्न पूछना, निरीक्षण करना और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नींव है। तो दोस्तों, यह थी चार्ल्स डार्विन और उनकी उद्विकासवाद की कहानी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आप और किन वैज्ञानिकों की कहानियाँ सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।